पूर्वी पाकिस्तान को रजाकारों और पाकिस्तानी रेंजर्स के कत्लो गारत से भारत ने बचाया, जिस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम का देश भारत ने बनाया, जिस बांग्लादेश में पाकिस्तानी रेंजर्स और रजाकारों ने लगभग 30 लाख बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया था, लगभग 4 लाख महिलाओं से बलात्कार किया था। इस अजाब से उन्हें बचाया जिस भारत ने आज उसी भारत को बांग्लादेश में दुश्मन की तरह कौन पेश कर रहा है। आज उसी बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे सड़कों पर गूंज रहे हैं। हैरानी की बात है ना कि भारत का एहसान मानने की जगह भारत को ही वहां बुरा भला कहा जा रहा है, और तो और भारत के टुकड़े करने के नामुमकिन ख्वाब भी वहां के कुछ भटके हुए नेता देख रहे हैं। वो शायद भूल रहे हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के प्रताड़ित बंगालियों को अपना मुल्क बांग्लादेश मिल ही नहीं पाता अगर भारत ने उनकी मदद न की होती। हमारे प्यारे पड़ोसी बंगाली बाबू लोग एटा भालो कथा ना, ये अच्छी बात नहीं है। कई सवाल हैं जिनके जवाब आज हम तलाशेंगे। कौन थे छात्र नेता उस्मान हादी, जिनकी हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी? भारत के खिलाफ बांग्लादेश में चल रहे नैरेटिव का सच क्या है? चुनावों की घोषणा के बाद मोहम्मद यूनुस की चालबाजियों का शिकार क्या बांग्लादेश बन रहा है? आखिर बांग्लादेश में भारत विरोधी इस राजनीति की जड़ में क्या है? क्या भारत ने बांग्लादेश बनाकर ऐतिहासिक गलती कर दी थी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढेंगे हम आज क से कहानी के इस खास एपिसोड में। बांग्लादेश में भारत विरोध की इस जहरनाल की पूरी कुंडली आपके सामने होगी अगले चंद मिनटों में। क से कहानी में आज हम जानेंगे बांग्लादेश में भारत विरोध की कहानी, यूनुस की चालबाजी, रजाकारों की इसके पीछे की पॉलिटिक्स और पूरा इतिहास। नमस्कार, मैं हूं आदर्श शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क से कहानी। आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है? फरवरी में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वक्त भारत विरोधी नारों से बांग्लादेश की सड़कें गूंज रही है। बांग्लादेश में गुरुवार को एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को जलाकर मार दिया गया। बांग्लादेश के जाने माने अखबारों द डेली स्टार, प्रोथोम आलो के दफ्तरों में आग लगा दी गई। कई पत्रकार उस वक्त दफ्तर में ही मौजूद थे। उनके सामने थी उन्मादी भीड़ जो उनकी जान की प्यासी थी। आर्मी और पुलिस के आने के बाद किसी तरह उनकी जान बची और उन्हें रेस्क्यू किया गया। न्यू एज के संपादक को कार से उतारकर जलाने की कोशिश हुई। कार्यकारी प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भले ही इसकी निंदा की है, लेकिन उन्हें अपनी इस नाकामी के लिए सबसे पहले खुद की निंदा करनी चाहिए। बांग्लादेश में लगातार भारत विरोधी आवाजें तेज हो रही हैं। जिस पाकिस्तान से बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल की थी, जाहिर है भारत की मेहरबानी और कुर्बानी से हमारे सैकड़ों सैनिकों ने अपनी जान दी थी। हमारा खून बहा है बांग्लादेश की आज़ादी में, उसे आज़ाद कराने में, उसे एक नया मुल्क बनाने में। लेकिन ये अलग बात है कि अब बांग्लादेश में भारत का एहसान मानना तो दूर, भारत विरोधी आवाज़ें तेज हो गई। और दुस्साहस की इंतहा देखिए कि वहाँ का एक मूर्ख नेता भारत से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अलग करने की गीदड़ भभकी तक देने लगता है। बुधवार को बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के सर्दन चीफ ऑर्गेनाइजर हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि भारत के उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। हसनत अब्दुल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी 7 सिस्टर्स को अलग थलग कर दिया जाएगा। जिसके बाद भारत ने दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर फटकार लगाई और साथ ही भारतीय उच्चायोग पर हुए हमले पर उसकी सुरक्षा पर अपनी चिंता भी जताई। इसके बाद भी ये हसनत अब्दुल्ला नहीं माना और अगली रैली में बोलते हुए हसनत ने कहा कि भारत ने हमारे हाई कमिश्नर को बुलाया और उन्हें फटकार लगाई। बांग्लादेश को न सिर्फ भारतीय हाई कमिश्नर को फटकार लगानी चाहिए, बल्कि हत्यारी शेख हसीना को पनाह देने के लिए उन्हें देश से निकाल देना चाहिए। बांग्लादेश में कट्टर पाकिस्तान परस्त पार्टियां और सोच हमेशा से रही। आज हम बांग्लादेश में भारत विरोध की इस कहानी को समझें, इससे पहले इसके इतिहास पर एक सरसरी नजर जरूर दें।
बंटवारे के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों का बुरा वक्त शुरू हो गया था। जिन बंगाली मुस्लिमों ने खूब कत्लो गारत मचाई थी पाकिस्तान बनवाने के लिए, उन पर भी लाहौर में बैठे हुक्मरानों ने उर्दू भाषा थोप दी थी। बंगाली धर्म तो बदल सकते थे, भाषा कैसे बदलते। लिहाजा पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान में सबसे बड़े नरसंहार का सबब बना। क्या आपको मालूम है कि पूर्वी पाकिस्तान में जब पाकिस्तान से आज़ादी की आवाज़ें तेज हुईं, तो वो जो वहाँ नरसंहार मचा, उसे लगता है आज के बांग्लादेशी भूल चुके हैं। सोचा कि उनको याद दिला दूं कि लगभग 30 लाख बंगालियों की जान गई थी। उस वक्त 3 से 4 लाख महिलाओं का बलात्कार हुआ था। तब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में दखल दिया, जब वहां रजाकारों और पाकिस्तानी रेंजर्स ने खून से दरिये लाल कर दिए थे। भारत ने न सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान की मदद की, बल्कि उनकी मुक्ति के लिए मुक्ति वाहिनी सेना भी भेजी। न सिर्फ पाकिस्तान से फुल फ्लेज्ड युद्ध लड़ा, बल्कि आखिरकार 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को अपने सामने घुटने टेकने और आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के AI जनरेटेड वीडियोस में जंग जीतने वाले पाकिस्तानियों को जनरल नियाजी की ये ब्लर लेकिन असली तस्वीर दिखा देते हैं, ताकि उन्हें याद रहे कि कैसे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत ने बंदी बना लिया था, जिनमें उनकी आर्म्ड फोर्सेस के 81,000 वर्दीधारी सैनिक शामिल थे। वर्दियों से सितारे नोचते इन सैनिकों के वीडियोस आपको YouTube पर मिल जाएगा। इन बंदियों में 10,324 से लेकर 12,500 बंदी वो नागरिक थे जो या तो सैन्य कर्मियों के रिश्तेदार थे या रजाकार थे। ये रजाकार वही हैं जिन्होंने कभी हैदराबाद में हिंदुओं का नरसंहार किया था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों का नरसंहार भी इन्हीं रजाकारों ने किया। लेकिन पिछले साल इन्हीं रजाकारों के नारे बांग्लादेश में गूंजने लगे। आमी के, तुमी के, रजाकार रजाकार, यानी मैं कौन हूं, तुम कौन हो, रजाकार रजाकार। वजह थी प्रधानमंत्री शेख हसीना की एक आरक्षण नीति। उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम सैनिकों के बच्चों के लिए 30% कोटे का ऐलान कर दिया था। ये था मुद्दा जिसमें बाद में घुस जाते हैं जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी तत्व। आरक्षण विरोधी आंदोलन था ये, लेकिन हिंदुओं का घर जला दिया गया, मंदिरों और चर्चों को तोड़ा गया, अल्पसंख्यकों पर जुल्म बढ़ गए। शेख हसीना को पद और देश दोनों छोड़कर भागना पड़ा, तो उनके इनरवियर को हवा में लहराते ये छात्र क्रांति के दूत तो कहीं से नहीं लग रहे थे। आखिरकार पिछले कई महीनों में इस तथाकथित क्रांति की पोल भी खुल गई। जिस पाकिस्तान से बांग्लादेश ने आजादी हासिल की थी, उसी पाकिस्तान की सेना के साथ वो सैन्य अभ्यास करने लगी। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें ग्रामीण बैंकिंग के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है, अचानक से कट्टरपंथी मुस्लिम नेता की छवि बनाने लगे। छात्र नेता भी कट्टरता के गीत गाने लगे। शेख हसीना के लिए बिना फेयर ट्रायल के सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया। और जिन मुजबिर रहमान को बांग्लादेश का पिता कहा जाता है, उनके आवास को कल भी तोड़ा गया है। कई बार उनका घर, जो अब एक म्यूजियम है, उसे जला दिया गया, उसे तोड़ा गया। अब आपको बांग्लादेश के इस ताजा तरीन बवाल की वजह भी बताते हैं। इसके पीछे है एक मर्डर। इनकलाब मंच ये एक संस्था है जिसे पिछले साल जुलाई में हुए बांग्लादेश छात्र आंदोलन के दौरान काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस समूह को कट्टरपंथी संगठन भी कहा गया है और ये आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी को कमजोर करने की कोशिशों में काफी आगे रही है। छात्र आंदोलन में भूमिका के बावजूद यूनुस सरकार ने इस मंच को भंग कर दिया और राष्ट्रीय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। सोचिए, और आज वही यूनुस इसी संगठन के नेता उस्मान हादी को शहीद बता रहे हैं। उस्मान हादी छात्र संगठन इनकलाब मंच का सीनियर लीडर था, प्रवक्ता था और हाल के महीनों में छात्र आंदोलनों के जरिए वो राष्ट्रीय राजनीति में भी एक जाना माना चेहरा बन गया था। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार हादी अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनाव में ढाका 8 सीट से संभावित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहा था। चुनाव के प्रचार में भी वो जुटा हुआ था।
लेकिन हादी को उस वक्त ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया जब वो मस्जिद से निकलकर एक बैटरी रिक्शे में बैठे हुए थे। आनन फानन में नाजुक हालत में हादी को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वहां भी स्थिति नहीं सुधरी तो एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर भेजा गया, वहां के जनरल अस्पताल में। लेकिन आखिरकार हादी की जान नहीं बच सकी और इनकलाब मंच ने सोशल मीडिया पर हादी की मौत की पुष्टि करते हुए उसे शहीद बताया। संगठन ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि भारतीय वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष में अल्लाह ने महान क्रांतिकारी उस्मान हादी को शहीद का दर्जा दिया है। हादी को भारत का मुखर आलोचक माना जाता था। वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी कट्टर विरोधी था। हालांकि एक वक्त में हादी शेख हसीना के साथ काम भी कर चुका था उनके छात्र संगठन में। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भी हादी को शहीद बताया है। पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ उग्र छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हादी के नाम पर बांग्लादेश जल उठा है। बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है और ये हिंसा फिर अल्पसंख्यकों की तरफ भी रुख करने लगी। हमले के समय ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उस्मान हादी अपना चुनाव प्रचार करने ही जा रहे थे। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इससे पहले हादी पर हुए अटैक से भारत का नाम जोड़ने की कोशिश की थी और वो भी बिना किसी सबूत के। जब अटैक के हफ्ते भर बाद भी पुलिस हत्यारों को नहीं पकड़ पाई तो यूनुस सरकार ने भारत से हत्यारों की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की मांग कर डाली, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था कि ये हत्यारे भारत में ही हैं। इस बेमतलब की बयानबाजी के बाद क्या हुआ? प्रदर्शनकारियों को भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाने का बहाना मिल गया और इसके बाद वहां पर हिंसा हुई। किसी तरह वहां के अधिकारियों की जान बची। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने 3 दिन पहले ढाका में भारतीय राजदूत प्रणय वर्मा को तलब किया और भारत की धरती से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों पर आपत्ति जताई। इसके जवाब में भारत ने भी स्पष्ट किया था कि उसने कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश के खिलाफ गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया है। आपको बता दें कि शेख हसीना को पिछले महीने ढाका की एक विशेष अदालत ने छात्र आंदोलनों के दौरान कथित कार्रवाई के तौर पर मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए सजाए मौत का फैसला सुना दिया था। बता दें कि शेख हसीना अगस्त 2024 से ही भारत में रह रही हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव तब से बड़ा है जब से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार सत्ता में आई। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई। यूनुस की अंतरिम सरकार में आवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर ही बैन लगा दिया गया है। इसे लेकर ब्रिटेन के सांसदों ने भी चिंता जताई है। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता जताई है। सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर ही बैन है तो वो कैसा चुनाव वहां पर होने जा रहा है। शेख हसीना के भारत में शरण लेने की वजह से भी बांग्लादेश में भारत विरोधी गुस्से को हवा देने में कट्टरपंथियों को मदद मिली। वैसे भी आवामी लीग, जो खालिदा जिया की पार्टी है, वो भारत विरोध के लिए बदनाम रही है। पाकिस्तान परस्त होते बांग्लादेश का भारत विरोधी हो जाना आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसी के लिए अच्छा नहीं, खासकर वहां की आम जनता के लिए। भारत के लिए भी ये विदेश नीति के तौर पर एक चुनौती है। हमारा एक पड़ोसी जो दोस्त हुआ करता था, जिसे हमने आजाद मुल्क बख्शा, वहीं उसी की जमीन पर हमारे खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। हालांकि भारत में हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग इस पर बोल रहे हैं, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया सधी हुई। बांग्लादेश में भारत विरोध के पीछे जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी ताकतें हैं। शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। हाल के महीनों में बांग्लादेश के कई नेता आए दिन भारत पर अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं और इस वक्त बांग्लादेश में भारत विरोधी राजनीति केंद्रीय जगह अख्तियार कर चुकी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कृतघ्नता यानी कि एहसान भूल जाना, एहसान फरामोशी जिसे उर्दू में कहेंगे, उससे बड़ा कोई अपराध नहीं। और इस वक्त बांग्लादेश में कई लोग यही अपराध कर रहे हैं। उन्हें भारत विरोधी नारे
लहराते हुए उससे पहले ये याद रखना चाहिए कि वो खुलकर नारे लगा पा रहे हैं, ये भी भारत की मेहरबानी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इससे ये सिर्फ भारत की मेहरबानी नहीं, ये भारत की कुर्बानी। उस युद्ध में जिससे बांग्लादेश नाम का मुल्क बना, भारत के सैनिकों का खून लगा। इसलिए क से कहानी के आज के इस एपिसोड में ये बताना बहुत ज़रूरी था कि आखिर उसी बांग्लादेश को जिसको हमने आज़ाद कराया था, वहाँ भारत विरोधी राजनीति के जड़ में क्या है। आज क से कहानी में इतना ही। अगले एपिसोड में आप कौन सी कहानी देखना चाहेंगे और इस कहानी पर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट के तौर पर हमें हौसला देंगी, हमें उसका इंतजार रहेगा। मिलते हैं क से कहानी के अगले एपिसोड में किसी और किरदार की दिलफरेब लेकिन दिलचस्प कहानी के साथ। शुक्रिया।